अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक होता है एक्यूट और एक होता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखें, जब हमने फॉर एग्जांपल एम्फोसीमा पढ़ा था, एम्फोसीमा में मैंने आपको एक मैकेनिज्म समझाया था कि फॉर एग्जांपल पैथोजन आता है बॉडी में। जब फॉर एग्जांपल पैथोजन बॉडी में आया है, वो आगे किधर जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है तो उसको पकड़ने के लिए कौन आते हैं? न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं। ये हमने बात पहले डिस्कस की हुई है कहाँ पे? एम्फोसीमा वाले टॉपिक में। अगर आपको नहीं याद तो ये वाला टॉपिक आप वहाँ से जा, ये वाला मैकेनिज्म एक दफ़ा वहाँ से जाके आप बेशक सुन लीजिएगा। अभी भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, पैथोजन आया, लंग्स में गया, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज उसको पकड़ने गए। न्यूट्रोफिल और जब मैक्रोफेज ने उसको पकड़ा, फॉर एग्जांपल उस पर अटैक किया, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल डैमेज होने की वजह से जो प्रोटीएज की एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब प्रोटीएज की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो ये क्या करते हैं? ये एल्व्यूलर कैपिलरीज़ को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। ठीक है, अब देखें, जब इसने एल्व्यूलर कैपिलरीज़ को डैमेज किया तो एल्व्यूलर कैपिलरीज़ के अंदर कौन सी प्रोटीन थी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सबसे पहले मैं आपको एल्ब्यूमिन का मैकेनिज्म समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक वेसल है। अब एक होता है ओनकोटिक प्रेशर, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपकी बेसिक्स की बातें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो ये सारा समझ में आएगा आज वाला टॉपिक। ठीक है, जो हमारे पास होता है ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसका पता फंक्शन क्या होता है? इसने फ्लूइड को वेसल से बाहर निकालना होता है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेंटेन करती है। ठीक है, ये एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस कहाँ से होती है? लीवर से प्रोड्यूस होती है। देखें, अब फॉर एग्जांपल हमारा एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है, एल्व्यूलर कैपिलरीज डैमेज हो रही है, तो उसके अंदर से क्या रिलीज हो रही है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन का मैकेनिज्म ये होता है कि इसने ब्लड को ना ये वेसल्स के अंदर लाना होता है, फ्लूइड को कैपिलरीज के अंदर लेके आना होता है। ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक का क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक का इससे इन्वर्स मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? इसने बाहर निकालना होता है कैपिलरी से। अब फॉर एग्जांपल देखें, एल्ब्यूमिन प्रोटीन लॉस हो रही है तो ऑनकोटिक जो उसका फंक्शन था, प्रेशर था, वो क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। अब मुझे बताएं, जो ऑनकोटिक का फंक्शन था कि आपके ब्लड को किधर लेके जाना है? एल्व्यूलाई के अंदर लेके जाना, एल्व्यूलर कैपिलरीज के अंदर लेके जाना, सॉरी, ब्लड वेसल्स के अंदर लेके जाना, किसको? ब्लड को। अब वो कर सकेगा अपना ये वाला फंक्शन? नहीं कर सकेगा। तो जो इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, इसका लेवल बढ़ नहीं जाएगा। ये तो अपना काम ठीक कर रहा है ना, ना भी बढ़े तो ये अपना काम ठीक कर रहा है, बिल्कुल अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसका क्या फंक्शन था? कि फ्लूइड कैपिलरी से बाहर निकालना, तो ये काम नहीं कर रहा। दोनों का इन्वर्स फंक्शन था। हाइड्रोस्टेटिक काम कर रहा है तो ये बाहर बार बार क्या करेगा? ब्लड को कैपिलरी से बाहर निकालेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एडीमा हो जाएगा। ठीक है, अब पता चल गया कि एडीमा कैसे होता है। एडीमा हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। हमारा ऑनकोटिक प्रेशर जो एल्ब्यूमिन मेंटेन कर रही थी वो मेंटेन नहीं रहेगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो मेंटेन है, वो अपना काम कर रहा है, वो फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर फेंक रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट के अंदर एडीमा हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। कॉजेज़ में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स का। अब इन्फेक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी, इस पेशेंट के अंदर नमूनिया था जो हमने पढ़ा था, क्या वो करवा सकता है? डेफिनेटली नमूनिया करवा सकता है। सेप्सिस करवा सकता है। DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बस बनने की वजह से आपके प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज़ कर जाता है। जब प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज़ कर देगा तो कैपिलरी से फ्लूइड लीक होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एडीमा हो जाएगा। ठीक है, ये DIC कंप्लीट एक सेपरेट डिजीज़ है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। इसको मदर डिजीज़ ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ इसमें पता क्या होता है? कोएगुलोपैथी हो जाती है, नाम से पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे ये नॉर्मल जो होते हैं कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। जब क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉटिंग होती है। अब एक वेसल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉट बन गया, ये देखें क्लॉट बन गया ऐसे। ठीक है, अब जब यहाँ से ब्लड गुजरेगा, प्लेटलेट्स यहाँ से गुजरेंगी, उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। जब प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या प्लेटलेट्स का नॉर्मल क्या काम होता था? क्लॉट बनाना।
क्लॉटिंग भी इसमें ज़्यादा हो रही है और ब्लीडिंग भी इस डिजीज़ में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। अब इस पेशेंट के अंदर पैथोजन लंग्स के अंदर आएगा, उसने आगे प्रोटीएज को रिलीज़ किया, प्रोटीएज ने कैपिलरी एल्व्यूलर कैपिलरीज को डैमेज किया, प्रोटीन लीक हुई उसमें से, एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन कर गया, एल्ब्यूमिन लीक होगी उसके अंदर से, हाइड्रोस्टेटिक का प्रेशर इंक्रीज कर गया, पेशेंट में क्या हो गया, एडीमा हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया इस पेशेंट के अंदर। रिवाइंड करके स्लो करके ज़रूर ये वाला पॉइंट सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीआईसी कैसे करवा सकता है आपका, ठीक है। और भी फर्दर डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल शॉक के पेशेंट में भी हो सकता है, और ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, एस्पायरेशन वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है। एस्पायरेशन वाले पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, हमारे यही रिएक्शंस होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं। पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर भी ये हो सकते हैं। ये डिजीज़ हैं जो एसोसिएट करती हैं। डीआईसी वाला पॉइंट आपने नहीं भूलना, वो आपने याद रखना है कि डीआईसी कैसे करवा सकता है। डीआईसी भी देख लिया, नमूनिया भी देख लिया कैसे करवा सकता है। ये पीछे हमने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिटेल में पढ़ी। आपने अगर वो वाले लेक्चर सुने होंगे तो ये तो आपके लिए हलवा है, ये तो मुश्किल ही नहीं आपके लिए। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या हो सकता है, देखें जी। क्लिनिकल फीचर देखें, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन ही कम, एक्सचेंज या डिफ्यूजन कम हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ब्लड में कम आ रही है। तो आप मुझे बताएं, पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो सकता है? डेफिनेटली पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो सकता है। पेशेंट के अंदर साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट के अंदर साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। एयरवे कोलैप्स कर देंगे इस पेशेंट के अंदर, डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर एयरवे कोलैप्स कर देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। एयरवे कोलैप्स कर देंगे। देखें, जब हमारे फॉर एग्जांपल जब हमारे एल्व्यूलायर डैमेज होते हैं ना, एल्व्यूलायर डैमेज की वजह से क्या होता है, हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइड जो होते हैं, ठीक है, इन पे इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइड का फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। जो टाइप 1 और टाइप 2 का फंक्शन होता है, टाइप 1 ने हमारी क्या करवानी होती है, गैसियस एक्सचेंज करवाना होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लानी होती है और बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाय लंग्स निकालनी होती है। गैसियस एक्सचेंज कौन करवाता है, हमारा टाइप 1 न्यूमोसाइड। अच्छा, अब टाइप 1 न्यूमोसाइड देख लिए। अब टाइप 2 का क्या फंक्शन होता है? टाइप 2 हमारा बनाता है सरफेक्टेंट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सारा बेस ही सरफेक्टेंट पे कर रहा होता है, ठीक है। वो हमारा अगला टॉपिक है, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अब टाइप 2 न्यूमोसाइड, अब देखिए हमारा एल्व्यूलायर डैमेज हो गया, टाइप 1 बना नहीं, टाइप 2 बना नहीं। सरफेक्टेंट ना हमारी सरफेस टेंशन को कम करता है। अब सरफेस टेंशन क्या करती है, सरफेस टेंशन हमारी क्या करती है, लंग्स को कोलैप्स करवाती है, ठीक है, लंग्स कोलैप्स करवाती है, ठीक है, एल्व्यूलाई कोलैप्स करवाती है। ये देखेंगे एल्व्यूलाई था, अगर फॉर एग्जांपल इसमें सरफेस टेंशन का बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, तो वो ऐसे कोलैप्स करवा देगी लंग्स को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, और सरफेस टेंशन को कम कौन करता है, हमारा सरफेक्टेंट कम करता है। अब हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइड डैमेज हो रहे हैं, सरफेक्टेंट का लेवल डिक्रीज है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो क्या इस पेशेंट के अंदर कोलैप्स होगा, लंग्स कोलैप्स होंगे, एल्व्यूलाई कोलैप्स होंगे, डेफिनेटली इसके अंदर कोलैप्स होंगे। तो ये इसमें सारा मैकेनिज्म था कि कैसे साइनोसिस हो सकती है, कैसे इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो सकता है, ठीक है। कॉजेज हमने इसकी देख ली, हमने इसके ये देख लिया, टाइप 1 न्यूमोसाइट नहीं है तब क्या हो सकता है, टाइप 2 अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, टाइप 1 नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही, टाइप 2 है तो नहीं है तो लंग्स कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसमें ना, जब हमारे फॉर एग्जांपल प्रोटीन कर रही है लीक, जब प्रोटीन लीक कर रही है, वो जाके हमारे जो एपिथेलियल सेल हैं उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। जब एपिथेलियल सेल्स के साथ जाके जो लंग्स में उनके साथ अटैच हो जाएगी, तो जो हमारी हाइलीन मेम्ब्रेन है ना, वो थिक हो जाएगी। प्रोटीन जो लीक हुई, लंग्स कैपिलरीज एल्व्यूलर जो हमारे डैमेज हुए, प्रोटीन लीक हुई, प्रोटीन जाके जुड़ गई एपिथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स के साथ। जब वो एपिथेलियल सेल्स ऑफ लंग के साथ जुड़ गई, तो जो हमारा बैरियर था वो थिक हो गया, जहाँ से ऑक्सीजन ने एक्सचेंज होना था वो थिक हो गया। जब वो थिक हो जाएगा तो हमारा डिफ्यूजन ठीक नहीं हो सकेगी, गैसियस एक्सचेंज ठीक नहीं हो सकेगी। आप अगर कहते हैं तो इसको मैं आपको एक दफ़ा डायग्राम से भी समझा देता हूँ। डायग्राम को खासी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि समझ आ जाए। ये देखें, ये हमारा ऐसे एल्व्यूलाई था, ठीक है, ये मैंने बना दिया एल्व्यूलाई, ये नीचे बना दी ऐसे वेसल, ठीक है।
ये देखें, जब हमारा ये प्रोटीन लीक होगी, ये देखें फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन लीक होगी, ये मिल गया एपिथेलियल सेल्स के साथ आगे जुड़ गई और ये ऐसे मेम्ब्रेन थिक बन गई ये वाली, ठीक है। नीचे ये ब्लड जा रहा है, इसने क्या करना है कि PCO2 को क्या करना है कि इस तरफ लेके आना है और इधर से ऑक्सीजन को हमारी वेसल के अंदर लेके आना है, ठीक है। देखें अब क्या होगा कि ये थिक हो गई है ये वाली ना, ये देखें ये मेम्ब्रेन थिक हो गई है, तो क्या इजीली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्विलाई के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। जो इजीली ऑक्सीजन है क्या वो ब्लड में आ सकती है? नहीं आ सकती। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर इस वजह से भी क्या हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। टाइप 1 के डैमेज होने से भी हो रहा है, दूसरा किस वजह से, मेम्ब्रेन थिक हुई है तब भी क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो रहा है, साइनोसिस हो रही है, ठीक है। समझ में आ गई किस तरह हो सकते हैं। इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं, उसने यहाँ पे कौन सी रॉकेट साइंस लिखी है। ट्रीटमेंट में हम इसको ऑक्सीजन देंगे, पॉजिटिव प्रेशर देंगे ना, इसको कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इसको मेंटेन करेंगे, वेंटिलेशन प्रोफेशन इसकी मेंटेन करेंगे, परफिंग। देखें जी, डिफ्यूज डैमेज टू द एल्वुलर कैपिलरी विद डिफ्यूज डैमेज टू द एल्वुलर कैपिलरी इंटरफेस, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज हो जाएगी, प्रोटीन लीक कर देगी इस पेशेंट के अंदर। जब प्रोटीन लीक कर देगी एपिथेलियल सेल्स के साथ जाकर मिलेगी, हाइलिन मेम्ब्रेन बन जाएंगी और थिक हो जाएगा बैरियर हमारा। क्लिनिकल फीचर में इसके अंदर हाइपोक्सीमिया एंड साइनोसिस विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थिकनिंग हो जाएगी, डिफ्यूजन सही तरह होगी नहीं और कोलैप्स कर देंगी। अब देखें इस पेशेंट के अंदर ना वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो मिसमैच हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये है वेंटिलेशन एयर आ ठीक रही है लेकिन ब्लड के अंदर ठीक नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि उसका जो बैरियर है वो थिक कर गया ऐसे करके। हम एक्सरे पे क्या इसके अपीयरेंस देखेंगे, वाइट आउट अपीयरेंस देखेंगे इसमें, ठीक है। वाइट आउट इसने ये देखा है, ये देखें, ये सारी वाइट आउट अपीयरेंस है एक्सरे पे, ठीक है। ये सारे यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ पेशेंट को। सेकेंडरी टू द वैरायटी ऑफ द डिजीज प्रोसेस इंक्लूड द सेप्सिस, इन्फेक्शन, शॉक, ट्रॉमा, एस्पिरेशन, ये DIC और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन और कुछ ड्रग्स भी करवा सकती हैं। DIC का मैकेनिज्म याद रखें, वो जो एम्फोसीमा वाला मैकेनिज्म था, इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी थी वो याद रखें कि वो आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, न्यूट्रोफिल रिलीज होंगे, प्रोटीएज का लेवल इंक्रीज होगा, एंटी प्रोटीएज का डिक्रीज कर देगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एल्वुलर सैक्स की और एल्वुलर कैपिलरीज की, प्रोटीन लीक होगी तो उसकी वजह से जो बैरियर है वो थिक हो जाएगा, क्योंकि वो जाके अटैच हो जाएगी एपिथेलियल के साथ, एपिथेलियल सेल ऑफ लंग के साथ, और जो बैरियर है वो थिक हो जाएगा, ऑक्सीजन कम आएगी बॉडी में, पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपने इसके अंदर याद रखना, एक कहानी की तरह इसको बना के याद करें, फिर भूलेगा नहीं है। एक्टिवेशंस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, वही प्रोटीएज रिलीज़ किया, फ्री रेडिकल मीडिएटेड डैमेज ऑफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट, वही मैंने आपको बताया कि वो पैथोजन की वजह से फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल इंजरी हुई यहाँ पे, टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइट, टाइप 1 का फंक्शन आता हो तो ये पता चलेगा, तब भी उसकी वजह से भी हाइपोक्सीमिया हो रहा है। टाइप 2 की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, आपने याद रखना है टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज होने की वजह से। अब इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करें, अंडरलाइन कॉज देखेंगे, इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, उसके साथ में हम ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेशन विद द पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ऑक्सीजन इस पेशेंट को देंगे। रिकवरी में भी द complicated by the interstitial fibrosis, damage and loss of the type 2 pneumocyte lead to the scarring and fibrosis। अब उसने वो बोला है कि रिकवरी इसमें थोड़ी सी पेशेंट के अंदर डिफिकल्ट होती है, क्यों? क्योंकि उसके टाइप 2 जो न्यूमोसाइट है वो डैमेज हो गए हैं, इसका मतलब उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगी, स्कारिंग और फाइब्रोसिस हो गई है लंग्स की और एल्वियोलाई की। एक दफ़ा इसको हमारी स्टेप 1 से देख लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस मेंशन किया, ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा वहाँ पे भी लिखा हुआ स्टेप 1 के अंदर। ये देखें, पैथोफिजियोलॉजी, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्वुलर इंसल्ट, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज हुए, न्यूट्रोफिल्स आया यहाँ पे, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हुए, प्रोटीएज का लेवल उसने इंक्रीज कर दिया, प्रोटीएज का लेवल इंक्रीज किया तो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए, वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ गई, लीकेज ऑफ द प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू द एल्वुलाई, फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रा एल्वुलर हाइलिन मेम्ब्रेन बन गई उस पेशेंट के अंदर। पेशेंट को क्या हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा ब्लड के फ्लूइड की लेवल की ज़्यादा की वजह से नहीं हो रहा, पल्मोनरी एडीमा हमारा हो रहा है किस वजह से, लीक कर रहा है फ्लूइड, इसीलिए कहाँ किस से लीक कर रहा है, एल्वुलर कैपिलरी से।
कंप्लायंस वही वीक्यू मिसमैच होगा, वेंटिलेशन परफियन रेशियो मिसमैच होगी इस पेशेंट के अंदर, हाइपोक्सिक वैसोकंस्ट्रिक्शन। देखें अब जब हमारी बॉडी में, मैंने आपको अभी एक वीडियो पहले ही बताया कि पेशेंट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हाइपोक्सीमिया हो गया, हाइपोक्सिक पेशेंट है, उसके अंदर वैसोकंस्ट्रिक्शन कैसे होती है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन कम है, पल्मोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, फ्लो तेज़ होगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का जल्दी से जाके वो 1/3 भी गुजरेगी लंग्स के नीचे से, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगी और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ड्रेन करेगी ताकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच सके। ठीक है, ये कंप्लीट मैकेनिज्म पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एल्व्यूलर कोलैप्स, वही प्रीटर्म इन्फेंटिस्कम न्यूनेटल एस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सेप्सिस करवा सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है तो वो करवा सकता है। एस्पिरेशन नमूनिया, वही फॉर एग्जांपल अब नमूनिया किस तरह करवा सकता है, किसी पेशेंट ने कोई चीज़ एस्पिरेट कर ली, एस्पिरेट करके वो उसके लंग्स में चलेगी, वहाँ पे उसका ये नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज ने एज अ पैथोजन समझ के अटैक कर देना है, वही प्रोटीएज रिलीज होगा। सेम मैकेनिज्म। बर्न के पेशेंट शॉक के अंदर चला जाएगा, ट्रोमा, पैंक्रियाटाइटिस और डाउनिंग इंजरीज और DIC भी लिखने इसके अंदर। डायग्नोज ऑफ द एक्सक्लूजन विद द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। अब नॉर्मल इसमें चेस्ट एक्सरे वाइट आउट लीजन देखेंगे और इसमें क्या होगा, बायलेटरल लंग ओपेसिटीज, वही ओपेसिटीज वाइट कलर नजर आएंगे वो स्पेसिफिकली। ठीक है, ये देखें ये ओपेसिटीज है यहाँ पे सारी, ये वाली ओपेसिटीज हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा इसके अंदर विद इन 1 वीक ऑफ द एल्व्यूलर इंसल्ट। रेस्पिरेटरी, जारी सी बात है, आप ऑक्सीजन तो एक्सचेंज कर नहीं रही, एल्व्यूलर डैमेज हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी तो फेलियर हो जाएगा। इसके अंदर जो पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर है वो डिक्रीज कर देगा, लेस दैन 300 हाइपोक्सीमिया हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। इंट्रापल्मोनरी शंटिंग होगी और डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, वीक्यू मिसमैच हो जाएगा इसके अंदर। सिम्टम ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर आर नॉट ड्यू टू द हार्ट फेलियर, फ्लूइड ओवरलोडेड की वजह से इसमें सिम्टम्स रेस्पिरेटरी फेलियर्स के नहीं मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, लंग कंप्लायंस डिक्रीज कर देगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है इस पेशेंट के अंदर भी। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसको बाहर से हम क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे 100%। इस पेशेंट के अंदर टाइडल वॉल्यूम कम कर देगा, और क्या होगा, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर इंक्रीज करते, कीप द एल्वुलाई ओपन ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन के वक्त आपने जो एल्वुलाई है उसको ओपन रखें। ठीक है, इसका जो कंप्लीट अच्छी पैथोफिजियोलॉजी है वो आपके किधर लिखी हुई है, पैथोमा के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, आप उसको एक दफ़ा वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं, पैथोमा से भी एक दफ़ा पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर है। फिर इसके अंदर क्या याद रखना है, सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है, वो इसकी इंपॉर्टेंट है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है।